चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मस्कुलर टिश्यू देख लिए थे, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। तीनों का लोकेशन देखे थे, स्ट्रक्चर देखे थे, है ना, एंड फंक्शन देखे थे। ठीक है, एंड स्टार्ट किए थे नर्वस टिश्यू से। आज आगे बढ़ते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो मैंने आप लोग को यहाँ पे दो चीजें बताई थी। नर्वस टिश्यू एक अलग चीज होती है, नर्वस सिस्टम अलग है ना। नर्वस सिस्टम तो वो एक ऑर्गन सिस्टम है जो नर्वस टिश्यू से मिलके बना है। ये सारे टिश्यूज मिलके अलग अलग ऑर्गन बनाए, है ना, और वो सारे ऑर्गन मिलके नर्वस सिस्टम बना। और नर्वस सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। दीज आर द टू मेन ऑर्गन्स इन nervous system, but all are made up of nervous tissue and these nervous tissues are made up of nerve cell. हमें पढ़ना क्या है? मेन नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल आप बोल सकते हैं कि नर्व सेल या न्यूरॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम या नर्वस टिश्यू। क्लियर है? देखो इसमें नीचे it is a compound tissue, it is a compound tissue। कंपाउंड टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? इस टाइप का टिश्यू का नाम और कहाँ पढ़े थे अपन? कंपाउंड टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहाँ पढ़े थे? प्लांट सेल्स में। उसका डेफिनेशन क्या दिए थे अपन? कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों बोलते हैं उसे? सेल्स से तो बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से तो बने हैं, बट दो सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। मल्टीपल सेल्स से तो सारे टिश्यू बने हुए हैं, बट अगर वो सेल एक जैसे हैं तो सिंपल टिश्यूज, और अगर अलग अलग टाइप के सेल्स है तो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू को अगर मैं कंपाउंड टिश्यू बोल रहा हूँ, मतलब नर्व सेल के अलावा भी कुछ और सेल्स होंगे, बट मेन तो नर्व सेल होता है। ठीक है, तो इट इज अ कंपाउंड टिश्यू एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। out of which neurons are the most important. Out of which neurons are the most important. Out of which neurons are the most important. आप भी इधर बैठो और जतिन उधर। दोनों को लिखते हैं, दोनों साथ में बैठे हुए। आज तो नीलेश भी नहीं आया जिसकी कॉपी देख के लिख सके। हैं? क्या लिख रहा है? मैं देखता हूँ आधा टाइम तो बगल वाली कॉपी भी देखता है और वो भी बगल में देख रहा है। मतलब वो इधर देख रहा है, उधर से इधर देख के लिख रहा है, फिर उधर से इधर देख के। अब दोनों एक को मत देखो, उधर आशुतोष को भी देख सकता है। ठीक है, सॉरी श्रेयांश, मैं पहले श्रेयांश बोल रहा था, पता है, फिर मुझे लगा मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, मैं दूसरा नाम बोल दिया आशुतोष। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? जो मुंह में आएगा बोलूंगा। ठीक है, उसका भाई है एक्चुअली आशुतोष, जो पढ़ के पास आउट हुआ है। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ, तो it is a compound tissue formed of 4 types of cell, out of which neurons are the most important. Full stop. It forms brain, spinal cord and nerves. It forms brain, spinal cord and nerves. It forms brain, spinal cord and nerves. 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 Okay. Full stop. They have the power of excitation. They have the power of excitation. They have the power of excitation and conduction of nerve impulses. And conduction of nerve impulses. ये देखो क्या मतलब है इनका। जैसे अपन मसल्स में पढ़ते हैं कि दे हैव द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तभी उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, तभी वो मूवमेंट करवा पाते हैं। समझ रहे हैं? वैसे ही आपके नर्व सेल्स
एक्साइट होते हैं और कंडक्ट करते हैं। किसको कंडक्ट करते हैं? इंपल्सेस को। इंपल्सेस आर बेसिकली करंट, बट वो कम वोल्टेज का होता है। ये करंट हाई वोल्टेज का है ना, जो लाइट जला रहा है, फैन चला रहा है, एसी चला रहा है, वो हाई वोल्टेज का या हाई वैल्यू का करंट है, राइट? वो हमारी बॉडी के अंदर अंदर फ्लो नहीं करता इतना हैवी करंट। बट इंपल्सेस होते हैं शॉर्ट वैल्यू ऑफ करंट, उसको अपन इंपल्स बोलते हैं। हमारे जितने भी स्टिमुलस होते हैं ना, वो इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने मुझे टच किया तो मेरा स्किन वो टच को डिटेक्ट कर लेगा, राइट? स्किन टच को डिटेक्ट करेगा, स्मेल को नाक डिटेक्ट करेगी, साउंड को ईयर्स, साइट को आईज, है ना, एंड टेस्ट को टंग। तो इन सब के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स कौन होते हैं? जो रिसीव करेंगे। समझ आ रहा है? मतलब कोई भी चीज, बाहरी चीज हमारी बॉडी के पास आएगी तो हमारे रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। मत समझ आ रहा है? वो रिसीव करने के लिए रेडी रहते हैं सिग्नल को। तो आपने मुझे टच किया मतलब एक सिग्नल है जो मेरे स्किन ने रिसीव किया। बट मुझे पता कैसे चला कि आपने मुझे टच किया है? क्योंकि ये टच उस नर्व या न्यूरॉन से पास होके मेरे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है, तभी मुझे पता चल रहा है, मुझे सेंस हो रहा है कि somebody is touching me। समझ रहे हैं? अगर मेरा ये ये मेरा नर्वस टिश्यू डैमेज होता, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होता, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे किसी ने छुआ भी है, या मुझे कोई बुला रहा है, या मुझे कुछ दिख रहा है। तो वो क्या दिख रहा है मैं नहीं समझ पाता, मेरा ब्रेन उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? हाँ, बोल सकते हैं आनंद भाई। ठीक है, तो उस समय उनका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो चल भी नहीं पा रहे। चलने के लिए भी आपका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन काम करना चाहिए, तभी आप चल पाएंगे। ऐसा नहीं कि पैर है तो चल लेंगे। आपकी सारी एक्टिविटी को ब्रेन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, एवरी एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी। इसलिए बोलते हैं अपन हर बॉडी पार्ट आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। जितने भी अपन ने वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन पढ़ते थे ना, मसल्स में पढ़े ना, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जो उन इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ब्रेन में एक ऐसा पार्ट भी होता है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कॉर्ड हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्सेस मतलब जो सडन एक्शन हो, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किए थे कुछ, है ना? सम रिफ्लेक्स एक्शंस, जैसे कि आपको किसी ने पिन चुभाया तो आप अपना हाथ दूर करोगे, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये सब वो किसके थ्रू करते हैं? इंपल्सेस के थ्रू। आपने मुझे टच किया, तुरंत वहां का नर्व सेल ने एक इंपल्स जनरेट करेगा टच के हिसाब से और आपके ब्रेन में भेजेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वही रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही है जो रिफ्लेक्स एक्शन करने में हेल्प करता है। तो वो फिर सारे के सारे रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कर पाएगा, तो उससे उसकी बॉडी को और आगे डैमेज हो सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन से हम अपनी बॉडी को डैमेजेस से बचाते हैं, है ना? अगर वो निडल आपको चुभ रही है और अपना हाथ पीछे नहीं करोगे तो चुभती रहेगी, चुभती रहेगी, चुभती रहेगी, और आपका वो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा। समझ रहे? और अगर आप रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप तुरंत पहले ही ट्रिक में हाथ को पीछे ले लोगे। समझ रहे? यू कैन सेव योर बॉडी फ्रॉम गेटिंग डैमेज। ठीक है, फ्रॉम सम हेल्थ हजार्ड, अपने बॉडी को बचा सकते हो। समझ रहे? इसलिए रिफ्लेक्शन एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पर सब में आपका मेन चीज क्या होता है? इंपल्स। ये इंपल्स ही है जो मैसेजेस को सेंस ऑर्गन से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से आपके ऑर्गन तक लेके आता है। आप हाथ पीछे कैसे लेके आए? आपको स्पाइनल कॉर्ड ने एक और इंपल्स भेजा। कहाँ भाई, कहाँ इंपल्स भेजा? इस हाथ में, जहाँ पे आपको चुभ रहा था। तो आप सिर्फ ऐसा, जैसे मैंने उंगली आपको टच किया तो आप सिर्फ ऐसा तो ना करते, पूरा हाथ पीछे जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरे मसल्स में उस इंपल्स का इफेक्ट आता है और मसल्स एक्साइट हो जाते हैं और वो पीछे आते हैं। समझ रहे हैं? दोनों वर्ड समझ में आ रहा है? यहाँ जो लिखा हुआ है, एक्साइटेशन होगा कब होगा? जब इंपल्सेस कंडक्ट होके हमारे बॉडी पार्ट्स में जाएंगे। कंडक्शन, पास होना, क्या पास हो रहे हैं? इंपल्सेस, उसके कारण हमारे मसल सेल्स एक्साइट हो रहे हैं। क्लियर है? एक एक वर्ड समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन में लिखना,
नर्वस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। बाकी तीनों को अपन सिर्फ छोटा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, हमको मेन फोकस नर्व सेल में देना है, न्यूरॉन में देना है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। सबसे फर्स्ट लिखेंगे न्यूरॉन, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला है न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में पहले अपन सब पढ़ लेते हैं कि न्यूरॉन कैसा दिखता है ना, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। न्यूरॉन, इसके ब्रैकेट में नर्व सेल भी लिख लो। न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल भी बोलते हैं, नर्व सेल। लिखेंगे इसमें, अ न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी। अ न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी and is structural and functional unit of nervous system, and is structural and functional unit of structural and functional unit of nervous system। ठीक है। First up, a neuron is formed of 2 parts। A neuron is formed of 2 parts। सब डायग्राम देख पा रहे हैं अपनी बुक में ना, पेज नंबर 77 में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। फिगर नंबर 6.12 दिख रहा है सबको? फिगर 6.12 एक न्यूरॉन दिख रहा है ना, तो उसमें 2 पार्ट्स है। एक फूल बना हुआ है, फूल जैसा दिख रहा है जो, है ना, वो उस न्यूरॉन का सेल वाला पार्ट है। और एक पूंछ जैसा दिख रहा है, उसको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप ऐसे मान के चलो कि वो जो एक सेल पार्ट है, ध्यान देना यहाँ पे, वो सेल पार्ट कुछ ऐसा है, लाइक दिस, ऐसा कुछ बना हुआ है ना। और सेल है तो न्यूक्लियस होगा अंदर, उसका साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। उसके अंदर राइबोसोम्स भी होंगे, अलग अलग ऑर्गेनेली होंगे जैसे हर सेल में होते हैं, राइट। अब इस जगह से, हर एक पॉइंट से ना, कुछ नर्व के प्रोसेसेस निकले हुए हैं, फाइबर्स, ऐसे कुछ दिख रहा है सबको? इनको हम कहते हैं डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। और जो फाइनल है कि वो और जाके ब्रांच नहीं बन रहा, जैसे ये आगे जाके और ब्रांच नहीं बन रहा है, तो उसके फाइनेस्ट पार्ट को बोलते हैं डेंड्राइट्स। एक हुआ डेंड्रॉन और एक हुआ डेंड्राइट, ठीक है। डेंड्राइट आर द फाइनल पार्ट जो और ब्रांचेस में कन्वर्ट नहीं हुए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नर्व प्रोसेसेस हर जगह से निकलते हैं, बट एक नर्व प्रोसेस ना बड़ा हो जाता है बिना ब्रांच के। कोई एक नर्व प्रोसेस बड़ा होगा, उसी को अपन एक्सॉन बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये बड़ा है, हो सकता है टूट ना जाए, प्रोसेस लंबा है ना, तो इसलिए इसमें एक कवरिंग होती है, ठीक है। तो इस कवरिंग को अपन बोलते हैं माइलिन शीट या मेडुलरी शीट। इस कवरिंग का नाम लिखा है क्या आपकी बुक में? नहीं लिखा है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सॉन। तो ये होता है एक फुल न्यूरॉन। अब एक्सॉन भी देखो, एक नर्व सेल नहीं होता ना, एक नर्व सेल से दूसरा नर्व सेल कनेक्टेड होता है, एक के बाद एक, बैक टू बैक। तो एक नर्व सेल का एक्सॉन दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से कनेक्टेड होगा। जैसे मैं तेरे यहाँ थोड़ा सा एक ऐसे डब्बे बना के दिखा रहा हूँ कि ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है। पहले न्यूरॉन का डेंड्रॉन और पहले न्यूरॉन का एक्सॉन। पहले न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड है, दूसरे का एक्सॉन तीसरे के डेंड्राइट से, तीसरे का एक्सॉन चौथे के डेंड्राइट से, एंड सो ऑन। ऐसे आपका कंडक्शन होगा। एक पाइप का लास्ट का एंड दूसरे पाइप के फ्रंट एंड से कनेक्टेड है, फिर सेकंड पाइप का लास्ट एंड तीसरे पाइप के फ्रंट एंड से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन। जैसे कंडक्शन होता है, समझ में है ना? वैसे ही न्यूरॉन्स भी आगे कनेक्टेड होते हैं। तो आगे जाके ये फिर से ऐसे स्प्रेड होगा,
ठीक है, नर्व एंडिंग लिखा होगा वहां पे ना, वो नर्व एंडिंग एक एक नर्व का एंडिंग है और वो जाके आपके दूसरे नर्व के डेंड्राइट से कनेक्टेड होता है, समझ रहे हैं? ये आपके दूसरे नर्व का डेंड्राइट, और इस जंक्शन को अपन कहते हैं साइनैप्स। जंक्शन है ना ये, जहां पे दो चीजें आके मिल रही हैं, जंक्शन, जॉइंट, उसको क्या बोलेंगे अपन? साइनैप्स। समझ रहे हैं? तो दिस इज साइटोन यानी कि सेल पार्ट, एंड दिस इज एक्सॉन। ठीक है अपन की, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। हाँ देखो, फर्स्ट पार्ट इज साइटोन। हाँ लिखेंगे ना, लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज साइटोन और सेल बॉडी। फर्स्ट पार्ट को लिखना, डायग्राम इसके बाद बनाना। फर्स्ट पार्ट लिखो साइटोन, और उसको और क्या बोलते हैं अपन? सेल बॉडी। इसके बारे में लिखो, साइटोन के बारे में हाइफन डाल के, साइटोन और सेल बॉडी इसके बारे में लिखना। इट इज द न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इट इज द न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है। इट इज द न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। It is the nucleated part of neuron whose cytoplasm is called neuroplasm. Whose cytoplasm is called neuroplasm. न्यूरॉन का लिक्विड है, इसे न्यूरोप्लाज्म बोल रहे हैं, है वो साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरोप्लाज्म, and has fine threads called, and has fine thread called neurofibrils. न्यूरोफिब्रिल्स मतलब आपका मैसेज डेंड्राइट तक पहुंचा, डेंड्राइट से सेल के पास जाएगा, सेल से एक्सॉन में जाएगा ना, तो यहां भी कंडक्शन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंड्राइट लेके बैठ जाएगा, डेंड्राइट सेल को देगा तो सेल भी लेके नहीं बैठेगा, सेल को भी आगे कंडक्ट करना है ना। तो न्यूरोफिब्रिल्स उस मैसेज को आगे कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूरोफिब्रिल जहां लिखिए ना, ब्रैकेट में लिखना पॉइंट, फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस, for conduction of nerve impulses, for conduction of nerve impulses, and ब्रैकेट क्लोज कर देना, and और क्या होता है सेल के अंदर, एक पॉइंट और लिख रहे हैं, and RER rich, RER क्या होता है? एग्जैक्टली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER कैपिटल में लिखना, ठीक है, तीनों लेटर्स RER कैपिटल तीनों, सबको याद है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, RER rich nasal granules, NISSL apostrophe S GRANULES, nasal granules। और इसका काम क्या होगा? RER rich है तो क्या करेगा ये? प्रोटीन बनाएगा। तो ब्रैकेट में फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? ये आपका सेल पार्ट हो गया। तीन मेन पार्ट है, न्यूक्लियस, न्यूरोफिब्रिल्स, नेजल ग्रैनुअल, न्यूरोप्लाज्म। क्लियर है? साइटोन सेकंड लिखना, सेकंड, फर्स्ट पार्ट को साइटोन हो गया जो मेन पार्ट है, फर्स्ट साइटोन, सेकंड वही तो लिख रहे हैं, सब प्रोसेसेस है उसके। सेकंड लिखना, फर्स्ट आप लोग लिख लिए ना साइटोन, सेकंड लिखना नर्व प्रोसेसेस, नर्व प्रोसेसेस यहां अपन पढ़ लेंगे, डेंड्राइट भी और एक्सॉन भी। कनेक्टेड बड़ा है ना, नर्व प्रोसेसेस हो गया, हाइफन डाल के लिखना है इसमें, these are processes arising from the cytone, these are processes
arising from the cyton. These are the processes arising from the cyton and are of two types. And are of two types. And are of two types. First लिखना, फर्स्ट ए डाल के एक्सॉन, एक्सॉन, एक्सॉन आइकन डाल के लिखो. इट इज ऑलवेज सिंगल. देखो ना, ये आगे और ब्रांच नहीं हो रहा है ना, एक सिंगल लाइन गई है पूरी एक्सॉन की. इट इज ऑलवेज सिंगल, कॉमा लॉन्ग साइज्ड, लॉन्ग साइज्ड and may or may not be branched, and may or may not be branched. यहां पे ब्रांच कहने का मतलब क्या है कि यहां बाहर निकल के वो और ब्रांचेस में डिवाइड हो सकता है, बट निकलेगा तो वो सिंगल ही. समझ रहे? साइटोन से एक सिंगल ही प्रोसेस है जो लंबा होता है, बाकी सारे छोटे रहेंगे, और ये सिंगल है. हाँ, आगे जाके इसकी ब्रांचेस हो सकती हैं, मे और मे नॉट बी. ठीक है, मे और मे नॉट बी ब्रांच्ड, एंड इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट, एंड इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट, एंड इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट, एंड इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट nerve impulses, nerve impulses, nerve impulses. ये सेल से नर्व इंपल्स दूर लेके जा रहा है कि पास लेके आ रहा है? एक्सॉन अपने सेल से इंपल्सेस दूर लेके जा रहा है कि पास लेके जा रहा है? इसने तो वहां से रिसीव किया ना, आगे वाले से. डेंड्राइट्स में आया, डेंड्राइट्स ने सेल को दिया, सेल ने एक्सॉन को दिया, एक्सॉन उससे दूर लेके जा रहा है. समझ में आ रहा है? तो नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन, अवे फ्रॉम साइटोन. समझ में आ रहा है जो लिख रहे हो, है ना? क्योंकि जब अपन डेंड्रॉन लिखेंगे ना, तो वहां लिखेंगे टुवर्ड्स द साइटोन, क्योंकि डेंड्रॉन्स तो साइटोन की तरफ इंपल्स लेके आ रहा है ना, एक्सॉन साइटोन से दूर लेके जा रहा है. ये इनके फंक्शंस है. सभी का काम नर्व इंपल्स का कंडक्शन ही है. तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक सेल के पास लेके आ रहा है, एक सेल से लेके जा रहा है. जो सेल के पास इंपल्स को लेके आ रहा है वो डेंड्रॉन है, और जो सेल से इंपल्स लेके जा रहा है वो एक्सॉन. समझ रहे हैं? तो इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन. हो गया ये फर्स्ट वाला एक्सॉन. सेकंड लिखेंगे बी, डेंड्रॉन्स. पहले निकलते तो डेंड्रॉन्स ही हैं, इनके फाइनेस्ट वाले को डेंड्राइट्स बोलते हैं. ठीक है, बिल्कुल. मे बी वन और मोर, may be one or more, it may be one or more, it may be one or more, comma small sized, and always branched, and always branched, small sized and always branched. The finest branch is called dendrite. The finest branch is called, the finest, डाल के लिखो ना, अगला सेंटेंस लिख रहे हैं अपन, डाल के कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो. समझ में नहीं आएगा कहाँ एक सेंटेंस खत्म हो रहा है दूसरा चालू हो रहा है. The finest branch is called dendrite. ठीक है, और फंक्शन क्या है? Its function is to conduct the nerve impulses towards the cytone. ऊपर जैसे ये पूरा है ना, वहां अवे लिखे थे, यहाँ टुवर्ड्स लिखना है बस. अरे ऊपर जैसे ये बोल तो रहा हूँ, एक्सॉन में जो फंक्शन लिखे थे ना, कहाँ दिमाग रहता है लिखते समय? मैं इसलिए बोलता हूँ कि लिखते समय समझ के लिखा करो. या एक्सॉन में लिखा है ना, इट्स फंक्शन इज टू कंडक्ट नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम साइटोन. वहां भी पूरा सेम लिखना है, बस टुवर्ड्स द साइटोन आ जाए. अवे की जगह क्या आ जाएगा? टुवर्ड्स द साइटोन. फॉलो कर रहे हैं? And its function is to conduct nerve impulses towards the cytone. Yeah. Sir, towards the Towards the cytone.
CYTON, ठीक है। तो ये हो गया एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। ऊपर अपन साइटोन भी लिख दिया, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया नर्व सेल। जगह छोड़ देना न्यूरॉन का डायग्राम बनाने के लिए, आप लोग बुक से डायग्राम बना लेना, ठीक है। देख लो जितनी जगह लगेगी उतनी जगह छोड़ देना है। तो ये तो अपन अभी नर्व सेल के बारे में लिखे ना, न्यूरॉन नर्व सेल के बारे में लिख रहे थे ना हम, ऊपर लिखे ना कि इट हैज गॉट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें फर्स्ट क्या था, नर्व सेल। उसको कुछ नंबर दियो, देखो ये ना कुछ नंबर। देखो आप लोग लास्ट में ऐसा लिखे होंगे, नर्वस टिश्यू आर फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट है न्यूरॉन, और न्यूरॉन के अंदर 2 नंबरिंग और किए, ए बी, साइटोन एंड एक्सॉन, समझ रहे, साइटोन एंड नर्व प्रोसेसेस, ठीक है। अगला सेकंड नंबर डालना, सेकंड नंबर वाला नर्व सेल है, जो भी नंबर दियो आप लोग, जिस जो भी आप, अगर आपने ये नंबर दिया है न्यूरॉन को, तो सेकंड नंबर देना, अपन सेकंड नंबर वाला सेल पढ़ने वाले हैं। लेकिन नर्वस टिश्यू इज अ कंपाउंड टिश्यू, है ना। बाकी तीनों सेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उनके नाम और एक एक लाइन बस फंक्शन देते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगला लिखो न्यूरोग्लिया, NEURO, न्यूरो, GLIA, न्यूरोलिया, न्यूरोग्लिया, ठीक है। एक और सेल इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आपकी बुक में तो उसका नाम भी नहीं लिखा होगा, NCERT, ठीक है। उसको लिखो दे, हाँ? ये पॉलीफेट एबीसी, पॉलीफेट एबीसी ऑफ साइंस, ठीक है। हाँ, these cells act as these cells act as, लिखना भाई, these cells आपकी पूरा लिखा है कि नहीं पुराना, ये हाँ दिख रहा है कि नहीं नोट्स। These cells act as packing cells between the neurons, packing cells between the neurons, दो न्यूरॉन के बीच में होंगे, ठीक है। हर दो न्यूरॉन के बीच में एक ये सेल होगा, ठीक है, पैकिंग के जैसे। थर्ड लिखना, थर्ड न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, इसका भी फंक्शन लिख लेते हैं एक लाइन का। they secrete neurohormones, they secrete neurohormones, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल्स, है ना, जो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एक हार्मोन है इंसुलिन, इंसुलिन सुने कभी, इंसुलिन जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है ना, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है, तो अपने आप पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और वो इंसुलिन आपके एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ ना जाए और आपको डायबिटीज ना हो। ग्लाइकोजन एक और केमिकल होता है, उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। स्टोर क्यों करता है, कभी कभार हमारा ब्लड लेवल, ब्लड में शुगर लेवल कम भी हो जाता है, दोनों बीमारी होती है ना। हाँ यही, अगर आपका पैंक्रियास प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो इंसुलिन सेक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इसी को डायबिटीज बोलते हैं। एक्चुअली दोनों डायबिटीज है ना, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो भी डायबिटीज है, ज्यादा होगा तो भी डायबिटीज है। जैसे ब्लड प्रेशर भी एक नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा होगा तो हाई बीपी, कम है तो लो बीपी, दोनों ही बीमारी है, समझ रहे। वैसे ही डायबिटीज में भी
ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो भी बीमारी है, कम होगा तो भी बीमारी है। ज्यादा होगा ना तो जो कम हुआ ना तो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, और ज्यादा होगा ग्लूकोज लेवल तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये कौन करते हैं? हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स को पता चल जाता है कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, समझ रहे हैं? तो सर क्या होते हैं? दे आर केमिकल्स। हॉर्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स जो आपके बॉडी में कुछ स्टिमुलस होता है तो उसके लिए रेस्पॉन्स करते हैं। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा तो उसका सर रेस्पॉन्स। बीपी बढ़ सर हाँ, सर गुस्सा आता है तो बीपी क्यों बढ़ती है? ये भी एक तरह का रेस्पॉन्स है ना। गुस्सा होना यानी कि आपका एक अंदर का इंटरनल स्टिमुलस है, और उसके रेस्पॉन्स में ब्लड जो है वो एक्चुअली आपकी ग्लैंड इस समय ना, एक और ग्लैंड होता है एड्रिनल बोलते हैं उसको, जो आपकी किडनी के ऊपर होता है, और वो सेक्रेट करता है एड्रिनलिन हार्मोन। जब भी गुस्सा होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, भागते हैं, है ना, इन या डरते हैं, इन सब केसेस में आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है, हाई या लो। इसका कारण है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड ने एक हार्मोन है जो एड्रिनलिन बोलते हैं वो सेक्रेट किया। ठीक है, झूले में बैठते हैं या कोई भी ऐसा कोई एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटी करते हैं ना, तब भी ये हार्मोन सेक्रेट होता है। इसको अपन इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। और ब्लड प्रेशर का बढ़ना जरूरी भी है उस केस में, क्योंकि आपके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस केस में आपको ऑक्सीजन की, आप भागना चाह रहे हो ना, आप भाग रहे हो, आप डर रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, इन सब केसेस में आपके ब्लड को, आपके बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए मतलब ब्लड को जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ब्लड ही तो पहुंचा रहा है आपके सेल्स तक। और ब्लड जल्दी जल्दी काम कर रहा है मतलब हार्ट जल्दी जल्दी काम कर रहा है, हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, और जल्दी जल्दी पंप कर रहा है इसलिए तो ब्लड बहुत तेजी से जा रहा है, और तेजी से जा रहा है इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? जब ब्लड तेजी से जाता है ना तो वो आर्टरीज में फोर्स मारता है, प्रेशर, समझ रहे हैं? ठीक है। चेंज, पल्स रेट गिरेगा ना, आप अगर ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे हो मतलब पल्स रेट गिरेगा, हार्ट बीट भी कंट्रोल हो जाएगी। पर ये हर कोई नहीं कर पाता ना, जो एक्सेसिव योगा करते हैं ना वो अपने इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। एक नॉर्मल इंसान जो योगा नहीं करता वो अपने इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनके लिए ये सारी चीजें इनवॉलंटरी है। ठीक है, बट योगा वालों के लिए भी वॉलंटरी मतलब बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो भी उस चीज को नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, हाँ क्या बोलते हैं? हाँ, उसी को तो अपन बोलते हैं ना, ब्रेन हैमरेज हो जाता है कभी कभार। आपके अगर इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना तो वो आपके आर्टरीज को या वेन्स को फाड़ देगा वो ब्लड। अरे आर्टरीज आपकी बहुत थिक होती है, बट ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा अगर हाई हो गया तो वो ब्लड उस आर्टरीज को फाड़ के बाहर निकल जाएगा, और बाहर आके वो क्लॉट हो जाएगा। जो बोलते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लड अंदर क्लॉट हो जाता है, अंदर ही, है ना, जम जाता है अंदर। उसका कारण क्या है कि आपकी आर्टरीज वहां की रप्चर हो गई है, ब्लड बाहर आ गया है, और बाहर निकलते साथ वो जम गया है। वो भी एक बहुत डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, चल हाँ। हाँ होगा ना, हाई भी हो सकता है, इसलिए वो एक क्वांटिटी में देना पड़ेगा। तो आगे बढ़े, क्या लिखे? न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स दे सेक्रेट न्यूरो हार्मोन। ठीक है, एंड लास्ट लिखना एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स लास्ट, चौथा सेल। फिर से बता रहा हूं, चारों में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन ही था, बाकी तीनों सेल्स भी हैं आपके नर्वस टिश्यू में बट दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, एपेंडाइमल सेल्स इसमें लिखना, they lines the cavities of brain and spinal cord, they lines the cavity of brain and spinal cord। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह, है ना, उसमें इनकी लाइनिंग होगी, इन सेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका नर्वस टिश्यू। लास्ट हेडिंग डाल लो,
कनेक्टिव टिश्यू, इसको क्या नंबर देंगे? ये वाला नॉर्मल ये चल रहा है ना, चौथा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका भी एक पहले चार्ट बनाएंगे, जैसे अपन एनिमल सर टिश्यू। ये लास्ट टॉपिक। हाँ हाँ, ये लास्ट टाइप का टिश्यू है ना, इसके अंदर बट बहुत सारे डिवीजन है ना, तो वो अपन पढ़ेंगे आज और नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका एक चार्ट बनाते हैं पहले। तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसमें ब्रैकेट में लिखना सॉफ्ट मैट्रिक्स, अंदर जो चीज होगी वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, फिर लिखना एक स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, इसके ब्रैकेट में डेंस हार्ड मैट्रिक्स, एंड थर्ड लिखेंगे वेस्कुलर टिश्यू। इसके ब्रैकेट में लिक्विड मैट्रिक्स या फ्लूइडी मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स। इनके भी अंदर के टाइप्स भी लिखना, ये और 4 टाइप के होंगे, ये 2 टाइप के होंगे और ये भी 2 टाइप के होंगे। इसमें लिखेंगे पहला एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। सेकेंड है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तीसरा है टेंडिन एंड चौथा है लिगामेंट। टेंस वाले में 2 लिखेंगे, एक है बोन, दूसरा है कार्टिलेज। और फ्लूइड वाले में 2 लिखेंगे, एक ब्लड एंड दूसरा लिम्फ। अल्टीमेटली हम ये हमको आखिरी के 8 पढ़ने हैं ना, इसके अंदर ये 4 पढ़ेंगे, उसके अंदर वो 2 और उसके अंदर 2, टोटल 8। ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं, या तो वो आपके बॉडी के पार्ट्स को जोड़ रहे होंगे, कनेक्ट कर रहे होंगे, या आपके बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट दे रहे होंगे, या तो आपके बॉडी पार्ट्स में चीजों को फ्लो करवा रहे होंगे, वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड। ठीक है, हो गया सबका? इनको अपन एबीसी नंबरिंग दे देना, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अंदर वाले को रोमन 1, रोमन 2, रोमन लेटर 3, रोमन लेटर 4, अगेन इसका रोमन 1, इसका रोमन लेटर 2, इसका रोमन 1 एंड इसका रोमन लेटर, ऐसे नंबरिंग करके अपन सबके बारे में लिख देंगे। ठीक, फिर इनके अंदर अगर कुछ लिखना होगा, जैसे ब्लड के अंदर हम लिखेंगे आगे, और तब स्मॉल एबीसी दे देंगे। ये वाला नंबर तो फॉलो कर रहे हो ना? एपिथेलियल में अपन 1 दिए थे, उसके बाद फिर 2 आया था, नर्वस टिश्यू में 3 था, अब ये वाला 4 होगा। हो गया सबका? बन गया ये पूरा चार्ट।
सबसे पहले ए हेडिंग डाल देना। तो या एक काम करो, पहले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ लिखते हैं, फिर अपन ये चालू करेंगे। ठीक है, तो नीचे देखना, इन कनेक्टिव टिश्यूज, इन कनेक्टिव टिश्यूज in connective tissues, the cells have the cells have the cells have large sized intercellular spaces। कनेक्टिव टिश्यू के पास लार्ज साइज्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी। एपिथेलियल में नहीं होगी ना, क्योंकि एपिथेलियल तो बाहर का लेयर है, तो वहां स्पेस कैसे हो सकती है। बट अंदर के टिश्यूज में तो सेल्स के बीच में गैप हो सकते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस का मतलब क्या हुआ, एक सेल के बाद दूसरे सेल के बीच में थोड़ा गैप है। ठीक है, लार्ज साइज इंटरसेलुलर स्पेसेस filled with a filled with a filled with a non-living substance called matrix, non-living substance called matrix। तो सेल्स के अंदर कुछ सब्सटेंस फिल्ड है, वो सब्सटेंस सॉफ्ट हो सकता है, वो सब्सटेंस हार्ड हो सकता है, वो सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है। ठीक है, कॉल्ड मैट्रिक्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, these tissue primarily act as these tissues, हम ये इन जनरल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है, मैं इन आठों में से किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो these tissues primarily act as these tissues primarily act as binding tissue, बाइंडिंग टिश्यू। बाइंडिंग मतलब दो चीजों को बाइंड करेगा, जोड़ेगा। बाइंडिंग कराता है ना अपन बुक में, सारे पेजेस को बाइंड करके रखता है, यू नो। तो बाइंडिंग टिश्यूज, कॉमा, फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, कॉमा, तो मैकेनिकल सपोर्ट में ब्रैकेट में स्केलेटन लिख देना, स्केलेटन, स्केलेटन मतलब बोन्स। ठीक है, कॉमा, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, हमने जो फंक्शन लिखे हैं ना, वो इन जनरल सभी के पॉइंट्स को कवर कर। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली एक एक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है। ये सब लगभग बाइंडिंग के लिए, ये स्केलेटल वाला पार्ट है और ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। समझ रहे हैं? अब मेन हेड डालना ए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ए डाल दो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लिखना, it has soft matrix, it has soft matrix, it has soft matrix and is of four types, and is of four types, and is of four types। पहला लिख लो, areolar connective tissue, areolar connective tissue, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। It mainly acts as binding tissue, it mainly acts as a binding tissue between the organs, between the organs, it mainly acts as binding tissue between the organs and also act as packing tissue,
and also act as packing tissue, and also act as packing tissue around blood vessels and nerves, around blood vessels and nerves, around blood vessels and nerves. ठीक है, पेज नंबर 75 देखना एक बार, पेज नंबर 75, उसका डायग्राम डी देखना, डी डायग्राम, ठीक है, दैट इज एरियोलर टिश्यू। हाँ हाँ, एक टिश्यू। आपको बहुत स्पेसेस दिख रही है ना, खाली खाली जगह है वहां पे, है ना, अपन वहां ऊपर लिखे भी ना कि इट हैज गॉट लार्ज साइज इंटरमोलिकुलर, सॉरी इंटर सेलुलर स्पेसेस। इंटरमोलिकुलर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच की स्पेस नहीं है, ये सेल्स के बीच की स्पेस है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड लिखना, एरियोलर टिश्यू के बाद सेकेंड, नहीं जरूर, सेकेंड लिखो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, एडिपोज का मतलब फैट होता है, ठीक है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें लिखो, it consists of large number of oval, it consists of large number of oval, दिख रहा है उसके नीचे वाला डायग्राम एडिपोज टिश्यू का, आप देख रहे हो उसमें गोला गोला बहुत सारे ओवल ओवल शेप के बने हुए ना, वो सब आपके फैट सेल्स है। क्या है? फैट सेल्स। ठीक है, तो it consists of large number of oval or rounded fat cells, or rounded fat cells, and lies beneath the skin, and lies beneath the skin, and lies beneath the skin, skin के नीचे है ना fat, and lies beneath, beneath है ना, beneath the skin and between internal organs, and between internal organs, and between internal organs। ठीक है, इसका फंक्शन लिखते हैं, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया और इसका लोकेशन हो गया। ठीक है, इसका फंक्शन लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में लिखना, दे एक्ट एज इंसुलेटर, दे एक्ट एज इंसुलेटर, they act as insulator, so helps in shock absorption, so helps in shock absorption, and homeothermy, and homeo, HOMEOTHERMY, थर्म वर्ड हीट के लिए आता है ना, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, होमियो HOMEO एंड थर्मी THERMY। ठीक है, तो ये होना जरूरी है ना, फैट हमारी बॉडी में होना जरूरी है, बट एक्सेस फैट लीड्स टू ओबेसिटी। ठीक है, it also act as fat reservoir, it also act as fat reservoir, fat reservoir, RESERVOIR, रिजर्वायर मतलब क्या होता है? एक जैसे डैम को भी अपन डैम को रिजर्वायर बोलते हैं ना, वो डैम पानी स्टोर करके रखता है, तो ये फैट रिजर्वायर है, वो वाटर रिजर्वायर है। ठीक है, डैम्स आर वाटर रिजर्वायर। ठीक है, जो रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं। ठीक है, थर्ड लिख लो इसी का, एक तो सेकंड हो गया ना एडिपोज, थर्ड लिखना white fibrous connective tissue, white fibrous connective tissue,
आप बोलोगे सर ये तो आप लिखे ही नहीं कहीं पे, है ना, ये टेंडन होते हैं, इन्हीं को हम टेंडेंस बोलते हैं, ठीक है। वाइट फाइब्रस, FIBR, ये थ्रेड जैसे होते हैं, ठीक है। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्रैकेट में टेंडन लिख लेना, ये पीछे अपन टेंडन, वो छोटा सा जगह था ना, फिर टेंडन लिख के छोड़ दिया था। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बिकॉज पे हाइपर डाल के, they have large bundles of thick white fibers, they have large bundles of thick white fibers, they have large bundles of thick white fibers, large bundles of thick white fibers, so it is highly strong but less elastic, so it is highly strong and less elastic, it is highly strong and less elastic, highly strong and less elastic. Its function is to join muscles to bones. Its function is to join muscles to bones. Its function is to join muscles to bones. ठीक है, लास्ट, ये व्हाइट है ना, लिगामेंट येलो होते हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्रैकेट में लिगामेंट जरूर लिखना वरना फिर कंफ्यूज होगा कि ये क्या है। येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ब्रैकेट में लिगामेंट, ठीक है। सेम लाइन जैसे व्हाइट में लिखे है ना, व्हाइट की जगह येलो, येलो के लिए वो लाइन लिख दो, क्या होगा, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ थिक येलो फाइबर्स, यहां तक लिखो फाइबर्स पर, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ थिक येलो फाइबर्स, so is highly elastic, so is highly elastic, पर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है, and so is highly elastic, और इनका फंक्शन क्या होगा, बोन टू बोन, है ना, and its function is to connect bone to bone, वहां लिखे थे its function is to connect muscles to bone, यहाँ पे क्या होगा, its function is to connect bone to bone, और क्या लिखे हो, its function is to connect, its function is to join muscles to bone ना, क्या होगा, its function is to join bone to bone, its function is to join bone to bone, डन, ये पहले चार हो गए, सेकंड बी डालो हेडिंग, बी क्या था, बी स्केलेटल टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज, ठीक है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसमें बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ेंगे दो, है ना, फिर वेस्कुलर में दो पढ़ेंगे, ब्लड एंड लिम्फ, तो नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर वाइंड अप करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे जल्दी जल्दी, तो ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाए, अदरवाइज फ्राइडे होगा, सॉरी मंडे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।